हेलो वेलकम बैक टू माय क्लास। मेरा नाम है प्राकृति। हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ सी टेट 2024। फर्स्ट पार्ट में हम ऑलरेडी सीटीपी के क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर चुके हैं और उसमें हम लोग लगभग 1 से 10 तक क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ये आपका सेकेंड पार्ट है सीटीपी का, जो हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 11 से। ठीक है, ये हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं। ठीक है, जिन लोगों ने जो फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है प्लीज़ जाइए और देखिए। पहला क्वेश्चन है, इन द कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू A. Individual are passively influenced by environmental event. B. Individual are conditioned to learn new behavior. C. Learning is extending and transforming the current understanding. D. Learning is simply writing association on the blank slate of our brain. बताइए इसका आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें आपको सही ऑप्शन बताना है। ABCD। आप अपने आप से भी कोशिश करिए कि कौन सा सही आंसर होगा और हमेशा पॉजिटिव आंसर देखा करिए। कभी कभी लगता है कि चारों ऑप्शन पॉजिटिव है, लेकिन चारों में से जो एकदम अच्छा वाला पॉजिटिव हो वो देखिए। बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा पॉजिटिव आंसर ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इसका आप ध्यान देंगे तो इसका सही आंसर है लर्निंग इज एक्सटेंडिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग द करेंट अंडरस्टैंडिंग। कौन सा सही आंसर? ऑप्शन सी, लर्निंग इज एक्सटेंडिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग द करेंट अंडरस्टैंडिंग का। लर्निंग हमेशा मतलब एक्सटेंड होता रहता है, एक जगह पे स्टॉप नहीं होता है। लर्निंग आजीवन तक चलता रहता है जब तक आप ज़िंदा है। ज़िंदगी से आप कुछ ना कुछ सीखते ही रहेंगे जब तक आप ज़िंदा हो। ठीक है, और आपकी जो आज की सिचुएशन है, आपका जो आज का थॉट है, आप कुछ अच्छा लर्न करोगे, कुछ पढ़ोगे, कुछ सीखोगे, तो वो आपकी आज का जो थॉट है, करंट सिचुएशन जो है, करंट पोजीशन जो, वो आपको और बेटर बनाएगा। ठीक है, तो लर्निंग इज एक्सटेंडिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग द करेंट अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं क्या कहता है। कंस्ट्रक्टिविज़म कैसी थ्योरी है? कंस्ट्रक्टिविज़म एक लर्निंग थ्योरी है। ठीक है, एक लर्निंग थ्योरी है जो एक्टिव रोल ऑफ लर्नर के ऊपर एम्फेसाइज करती है। डैट एम्फेसाइज द एक्टिव रोल ऑफ लर्नर इन कंडक्टिंग देयर ओन अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड रेदर देन रिसीविंग नॉलेज पैसिवली। लर्नर्स बिल्ड इट थ्रू एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन एंड इंट्रैक्शन। तक इसमें लर्नर जो है वो एक्टिवली इन्वॉल्व रहेगा। ठीक है, और अपना एक्सपीरियंस उसमें और गेन करेगा, इंट्रैक्ट करेगा लोगों के साथ। इसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी। ठीक है, मूविंग ऑन दी 12th क्वेश्चन। सीटीपी में अब इस तरह का भी क्वेश्चन पूछने लग गया है, असर्शन और रीजन करके। असर्शन क्या कहते हैं? इफेक्टिव टीचर फैमिलाइज देमसेल्फ विद डेली लाइफ एंड सोशल कल्चर बैकग्राउंड ऑफ लर्नर। रीज़न, लर्निंग टेक प्लेस इन अ सोशल कंटेंट्स। ये किस तरह के क्वेश्चन होता है? इसमें असर्शन यानी कि ये दे दिया गया है, तो क्या ये जो स्टेटमेंट है, क्या इसका सही रीज़न ये बता रहा है? ये जो आर जो स्टेटमेंट दिया, क्या ये सही रीज़न बता रहा है? ये है। ठीक है, इसमें आपको चूज़ करना है करेक्ट आंसर कौन सा है। इसमें एक जैसे कि ऑप्शन ए क्या कह रहा है, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, यानी कि असर्शन जो है वो तो सही है, लेकिन असर्शन का जो रीज़न दिया है वो गलत दिया है। बी ऑप्शन क्या कह रहा है कि दोनों गलत है, ए भी गलत है, आर भी गलत है। ठीक है, असर्शन जो दिया है वो भी गलत है और रीज़न जो दिया है वो भी गलत है। ऑप्शन सी क्या कह रहे हो, ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए और आर दोनों सही स्टेटमेंट है और ए का जो एक्सप्लेनेशन दिया है आर वो भी सही है। ऑप्शन डी क्या कह रहा है, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए और आर दोनों स्टेटमेंट सही है और जो आर स्टेटमेंट दिया हुआ है ए का जो रीज़न दिया है आर, वो गलत है। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, पहले ये समझने की कोशिश करते हैं। इसमें कह रहा है कि टीचर कैसी रहेगी, मतलब टीचर क्या करेगा। जो इफ़ेक्टिव टीचर रहते हैं, अगर वो लर्नर्स के बैकग्राउंड, सोशल, ये सब जान जाएं कि लर्नर्स जो है वो किस बैकग्राउंड से आया, किस माहौल से आया, कहाँ से वो कैसे पला भरा है,
तो टीचर को आसानी रहेगी कि बच्चे को अच्छे से समझा सके, उसके ही भाषा में उसको समझा सके, सिखा सके। ठीक है, उसे कहते हैं इफेक्टिव टीचर्स। ठीक है, लर्निंग टेक प्लेस इन अ सोशल कंटेक्स्ट। हाँ, लर्निंग जो रहता है माहौल में, मतलब जो समाज रहता है उसमें लर्निंग जो रहता है उससे लोग लर्नर जो है अच्छे से सीखता है। ठीक है, समाज से लर्नर जो है वो समाज से सीखता है। ठीक है, जैसे कि बाहर कोई जा रहा है तो आस पास लोग, घर से अगर कोई बाहर जा रहा है तो वो उसके लिए एक माहौल दूसरा हो गया, वो एक तरह का समाज ही हो गया है। ठीक है, वो लर्नर जो रहता है वहाँ पे बैठेगा, उठेगा, जो भी करेगा बच्चा, तो उनके उनके जो आसपास के जो माहौल रहेगा उनसे वो कुछ ना कुछ सीखेगा ही। ठीक है, तो लर्निंग टेक प्लेस इन अ सोशल कंटेंट्स, तो इसमें का ऑप्शन सी सही है। ठीक है, दोनों सही है और आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, इसका हम लोग देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या है। ऑप्शन सी सही है, इफेक्ट बिकॉज इफेक्टिव टीचर अंडरस्टैंड स्टूडेंट सोशो कल्चर बैकग्राउंड, हेल्पिंग देम टेलर लर्निंग एक्सपीरियंस। आर इज ऑल्सो ट्रू एज लर्निंग अकर इन अ सोशल कंटेंट्स, अ की आइडिया इन विगोस्की सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। देखो विगोस्की जो है ये हमेशा सोशो कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में बात करते हैं। इतना आप ध्यान रखें, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है विगोस्की किसके ऊपर ज़्यादा बात करते हैं। ठीक है, ऑप्शन 4 दे दिया है, कॉग्निटिव हो गया, सोशल हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, और ऑप्शन डी भी कुछ दे दिया गया। ठीक है, तो हमेशा सोशल के बारे में वो बात करते हैं। ठीक है, सोशल कंटेंट्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये विगोस्की जो है वो लर्निंग कहाँ से एम्फेसाइज किए हैं, सोशल कंटेंट्स के ऊपर एम्फेसाइज किए हुए हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसमें यही है कि जो टीचर रहती हैं वो बच्चे की माहौल जान ले कि बच्चा कहाँ कैसा कैसा इन्वायरमेंट में पला भरा है, कौन सी लैंग्वेज उसके लिए इजी है टू अंडरस्टैंड करने के लिए, उनका सोशल कल्चर कैसा है। तो टीचर अगर जान जाएंगे तो बच्चे को उस भाषा में, उसी परिभाषा में समझाएंगे तो बच्चा ईजिली अडेप्ट कर लेगा। ठीक है, मूविंग ऑन दी 13 क्वेश्चन। Mastery oriented learner typically attribute success to dash and failure to dash। चार ऑप्शन दिए हैं, ए एबिलिटी एंड गुड लक, टास्क डिफिकल्टी, बी एबिलिटी एंड एफर्ट, बैड लक, सी एबिलिटी एंड गुड लक, लो एबिलिटी, डी एबिलिटी एंड एफर्ट, इनसफिशिएंट एफर्ट। बताइए इसका आंसर क्या सही होगा, चार ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही है। ए बी सी डी। आप भी अपने आप से ट्राई करने की कोशिश करिए, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका आंसर डी सही होगी, एबिलिटी एंड एफर्ट और इनसफिशिएंट एफर्ट। फेलर कैसे होते हैं, जब हम उतना एफर्ट नहीं लगाते हैं जितना लगाना चाहिए, तो उसकी वजह से हम लोग फेल हो जाते हैं, तो इनसफिशिएंट एफर्ट। ठीक है, और सक्सेस से कैसे होते हैं, जब हम बहुत हमारे अंदर एबिलिटी है, बहुत हम लोग मेहनत करते हैं, तो उससे हम सक्सेस हो जाते हैं। ठीक है, इसका हम लोग देखेंगे नोट क्या है। एबिलिटी एंड एफर्ट मीनिंग दे फील दे कैन इम्प्रूव थ्रू हार्ड वर्क। जब खूब हार्ड वर्क करेंगे तो हमें सक्सेस मिलेगा, जब उतनी हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो हमें फेलर मिलेगा। ठीक है, दे एट्रीब्यूट फेलर टू इनसफिशिएंट एफर्ट, शोइंग दे फोकस ऑन पर्सनल ग्रोथ एंड लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक। और हम लोग अपनी मिस्टेक से ही और बेटर लर्न कर सकेंगे। ठीक है, मूविंग ऑन दी 14 क्वेश्चन। Which of the following statement represent proximodistal principle if development? Option A, development is multidirectional and multidimensional. Option B, identical twins living in different cultures can develop at different rate. Option C, children develop ability to grasp the ball before putting bead in the thread. Option D, children develop ability to sit up before standing. बताइए प्रॉक्सिमोडिस्टल का प्रिंसिपल क्या है। ऑप्शन 4 दिए हुए, मतलब 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका सही आंसर है चिल्ड्रेन डेवलप एबिलिटी टू ग्रैप्स द बॉल बिफोर पुटिंग बीड इन थ्रेड।
ग्रैस्प माने क्या होता है, बॉल को पकड़ना, ठीक है, किसी चीज़ को पकड़ना। बिफोर पुटिंग बीट इन ट्रेड, इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। पहले इसको मतलब समझ लेते हैं कि चिल्ड्रेन जो है, पहले वो जो छोटा बच्चा है वो पहले बड़ी चीज़ को पकड़ेगा, ठीक है, छोटी चीज़ पकड़ने से पहले वो बड़ी चीज़ को पकड़ेगा। ये ये कहता है। प्रॉक्सिमल डिस्टल क्या कहता है कि जो भी बच्चा है वो पहले बड़ी चीज़ को पकड़ेगा, जैसे बॉल हो गया, कोई खिलौना हो गया, तो पहले वो बड़ी चीज़ पकड़ेगा, ना कि मोती हो गई, ना कि कोई एक दाना भर का कोई भी एक राई हो गया, ये सब नहीं पकड़ेगा। पहले वो बड़ी चीज़ जो उसको अट्रैक्ट कर रही है, पहले वो चीज़ पकड़ेगा, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। प्रॉक्सिमल डिस्टल क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमस मीन्स नियर, जो उसके पास रहेगा, ठीक है, और डिस्टल मीन्स फार। प्रॉक्सिमल डिस्टल माने नियर और डिस्टल मीन्स फार। सिग्निफाई डेवलप फ्रॉम द कोर टू द एज। इसका क्या होता है, फ्रॉम द कोर टू द एज, इसको पेरीफेरी भी कहा जाता है। प्रोग्रेशन यहाँ कैसे होगा, ग्रॉस टू फाइन मोटर स्किल। ग्रॉस को लार्ज कहा गया है और फाइन को स्मॉल कहा गया है। पहले बड़ी चीज़ को पकड़ेगा फिर छोटी चीज़ को पकड़ेगा, ठीक है, फ्रॉम ग्रॉस टू फाइन मोटर स्किल। प्रॉक्सिम और डिस्टल में आप 2-3 वर्ड को ध्यान दीजिए कि ये प्रॉक्सिम और डिस्टल का 2-3 वर्ड आप ध्यान दीजिए, ठीक है। एक कोर टू दी एज, जिसको पेरीफेरी कहा जाता है, और फ्रॉम ग्रॉस टू फाइन मोटर स्किल, ठीक है। मोटर स्किल क्या होता है, इन्फेंट फर्स्ट कंट्रोल रियर टंग एंड शोल्डर, then arm, then hand, and finally individual fingers. The pattern where growth and motor skill develop from the center of the body outward, with central muscles, arm gaining control before extremes, hand and finger. ठीक है, पहले जो बच्चा है, ठीक है, पहले वो जैसे अपना कंट्रोल किस पे करेगा, वो पहले अपने शोल्डर पे करेगा, फिर अपने आर्म पे करेगा, फिर अपने हैंड के ऊपर करेगा, फिर जाके वो फिंगर्स के ऊपर करेगा, ठीक है। इसी तरीके से ही वो जो रहता है डेवलप होता रहता है उनका फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी आउटवर्ड। फिर उसके बाद विथ सेंटर मसल्स आर्म गेनिंग कंट्रोल बिफोर एक्सट्रीमीज हैंड। पहले अंदर की जो सेंट्रल बॉडी है उसके ऊपर कंट्रोल करेगा, फिर जाके वो बाहर की जैसे जो फिंगर्स हो गए और हैंड हो गए उनके ऊपर कंट्रोल करेगा, ठीक है। उसमें जो ऑप्शन दिया था एक, चिल्ड्रेन डेवलप द एबिलिटी टू सिट अप बिफोर स्टैंडिंग, ये सेफ्लोकॉर्डल प्रिंसिपल को डिफाइन करता है। किस प्रिंसिपल को डिफाइन करता है, सेफ्लोकॉर्डल प्रिंसिपल को डिफाइन करता है। सेफ्लोकॉर्डल प्रिंसिपल क्या कहते हैं, हेड टू टॉ की बात करते हैं, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। एक प्रॉक्सिमल डिस्टल प्रिंसिपल, प्रॉक्सिमल डिस्टल किसको बात करते हैं, फ्रॉम ग्रॉस टू फाइन मोटर स्किल के ऊपर, यानी कोर टू डी एच, और सेफ्लोकॉर्डल प्रिंसिपल हेड टू टो के बारे में। और एक डेवलपमेंट ऑप्शन एक ये भी दिया था, डेवलपमेंट मल्टी डायमेंशनल एंड मल्टी डायरेक्शनल, इसमें मल्टी डायमेंशनल एल होगा, और मल्टी डायरेक्शनल इज अ जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेवलपमेंट। ये जो डेवलपमेंट मल्टी डायमेंशनल मल्टी डायरेक्शनल है, ये कैरेक्टरिस्टिक है डेवलपमेंट का, ठीक है। और आइडेंटिकल ट्विन लिविंग कल्चर कैन डेवलप एट डिफरेंट रेट, रिफ्लेक्ट द रोल ऑफ इन्वायरमेंट एंड कल्चर फैक्टर इन डेवलपमेंट। डेवलपमेंट की स्पेलिंग गलत है, DEVELOPMENT, ठीक है। जो ये है आइडेंटिकल ट्विंस लिविंग कल्चर कैन डेवलप एट डिफरेंट रेट, रिफ्लेक्ट द रोल ऑफ इन्वायरमेंटल एंड कल्चर फैक्टर, ये इन डेवलपमेंट, ये भी एक इन्वायरमेंटल का बता रहे हैं, रोल ऑफ इन्वायरमेंटल का बता रहे हैं, ठीक है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन 15। In order to help student to become good problem solver, a teacher should emphasize on the practice of option A, focusing on information that confirm existing belief and preconception. B, approaching problem in a particular fixed fashion. C, breaking large complex problem into smaller manageable problems. D, centering only on one particular piece of information related to problem. ये क्वेश्चन क्या कहता है कि इन ऑर्डर टू हेल्प स्टूडेंट टू बिकम गुड प्रॉब्लम सॉल्वर, अ टीचर शुड एम्फसाइज ऑन द प्रैक्टिस ऑफ
बच्चों की जो भी परेशानी है स्टूडेंट की, उसको सॉल्व करने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए, कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए। तो इसका ऑप्शन आप देखिए ABCD, कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, ब्रेकिंग लार्ज कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू स्मॉल मैनेजेबल प्रॉब्लम। बहुत सारी जो बड़ी प्रॉब्लम उसको छोटी छोटी करके बताना, छोटे पीसेस में बताना, वो बच्चा उससे आसानी समझेगा। ठीक है, ईजिली वो अडेप्ट कर पाएगा, ईजिली टू अंडरस्टैंड कर पाएगा। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, ये क्रिटिकल स्किल in education है, critical skill in education and life, requiring a combination of cognitive strategies, creativity and critical thinking का। कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है, अगर वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, उसको छोटे छोटे पीसेस में बताएंगे तो बच्चा इजीली समझ पाएगा और उसमें क्रिएटिविटी और अपना जोड़ पाएगा। ठीक है, और समझने की कोशिश करेगा और कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एक क्रिटिकल स्किल है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसा स्किल है, तो ये क्रिटिकल स्किल है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 16, अकॉर्डिंग टू हॉवर्ड गार्टनर, while a scientist would exhibit high dash intelligence, a sculptor would have high dash intelligence. Option A, naturalistic spatial, B, transductive spatial, C, logical mathematical और bodily kinesthetic, D, spatial body kinesthetic। कौन सा ऑप्शन इसमें सही रहेगा? According to Howard Gardner, while a scientist would exhibit high dash intelligence, a sculptor would have high dash intelligence। तो ऑप्शन सी सही रहेगा। देखते हैं एक्सप्लेनेशन इसका हम। पहले तो देखते हैं हार्वर्ड गार्डनर किस थ्योरी के बारे में बात करते हैं। तो हार्वर्ड गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंट थ्योरी के बारे में बात करते हैं। इसे ध्यान दीजिएगा, हार्वर्ड गार्डनर किस थ्योरी के बारे में बात करते हैं, तो हार्वर्ड गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में बात करते हैं। प्रपोज दैट इंटेलिजेंस इज़ नॉट अ सिंगल जनरल एबिलिटी, ठीक है, बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस टाइप, ईच रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट वे ऑफ प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, पहला लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, विच इन्वॉल्व स्ट्रॉन्ग एबिलिटी इन रीजनिंग, पैटर्न रिकॉग्निशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग लॉजिक एंड नंबर्स। लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस क्या होता है, इसमें जो रहता है, इसमें बहुत रीजनिंग, पैटर्न जो रिकॉग्निशन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करता है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इज एसेंशियल फॉर फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट एंड एनालाइजिंग डेटा। ऐसा जो इंटेलिजेंट रहता है किस चीज़ की मदद करता है, कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट, एनालाइजिंग डेटा एंड हाइपोथेसिस। ठीक है, दूसरा क्या है, बॉडली काइनेस्टिक इंटेलिजेंस, which refer to use one body skillful to create or manipulate object. This include hand-eye coordination, fine motor skill, and ability to express idea through physical movement or curricle in sculpting and other form of physical art. तो हार्वर्ड गार्डनर की इंटेलिजेंट थ्योरी में कौन कौन से, एक लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंट और बॉडी काइनेस्टिक इंटेलिजेंट। ठीक है, ये दो इंटेलिजेंट हैं। ठीक है, और भी हैं, वो हम बाद में देखेंगे। अभी जो क्वेश्चन में पूछे हैं, तो हार्वर्ड गार्डनर किसके बारे में बात करते हैं, हार्वर्ड गार्डनर जो है मल्टी इंटेलिजेंस के बारे में बात करते हैं। और उनके दो थ्योरी कौन से हैं, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंट और बॉडी काइनेस्टिक इंटेलिजेंट। Moving on the next question, that is 17. Inclusion need to be promoted through a flexible curriculum, two इसमें जो दिए हुए हैं ऑप्शन, इंक्लूजन नीड टू बी प्रमोटेड, इंक्लूजन में कौन कौन से हैं देखिए, 1 फ्लैक्सिबल करिकुलम, 2 कोऑपरेटिव लर्निंग, 3 सेग्रेगेशन एंड एवलेबरिंग, 4 एक्सेसिबिलिटी ऑफ बिल्डिंग। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं ABCD, आपको बताने हैं कि इंक्लूजन में कौन कौन से होते हैं। ठीक है, 2, 3, 4 यानी कि कोऑपरेटिव, सेग्रेगेशन, एक्सेसिबिलिटी। 1B में कह रहा है कि 1, 2, 3, 4
चारों होते हैं, और सी में कह रहा है 1 2 3 और डी कह रहा है 1 2 4। ठीक है, इसका देखते हैं, एक्सप्लेनेशन पहले देख लेते हैं। Inclusion in education refer to the practice of educating children regardless of their ability or need in the same environment where providing appropriate support. Inclusion is effectively promoted through a flexible curriculum, cooperative learning and accessibility of building. क्या क्या कह रहे हैं? फ्लैक्सिबल करिकुलम, कोऑपरेटिव लर्निंग एंड एसेबिलिटी ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन कौन से हैं? इसका ये है, इसमें फ्लैक्सिबल करिकुलम, कोऑपरेटिव लर्निंग एंड एसेबिलिटी ऑफ बिल्डिंग, यानी कि 1 2 3 1 2 3 कौन सा? ऑप्शन सी इसका सही है। कौन सा सही है? ऑप्शन सी। देखते हैं फ्लैक्सिबल करिकुलम क्या होता है। फ्लैक्सिबल करिकुलम अलाउ टीचर टू अडेप्ट कंटेंट एंड टीचिंग स्ट्रैटेजीज टू सूट डाइवर्स लर्निंग नीड, इंश्योरिंग ऑल स्टूडेंट कैन पार्टिसिपेट मीनिंगफुली। इसमें फ्लैक्सिबल करिकुलम क्या रहता है कि टीचर जो रहता है वो स्ट्रैटेजीज अडेप्ट करते हैं, जो लर्निंग, जो स्टूडेंट है, जो बच्चे हैं, जो उनको सीखने की ज़रूरत है, जो उनके लिए मीनिंगफुल हो और सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर सके। ठीक है, और कोऑपरेटिव लर्निंग क्या रहता है? इसमें पीयर्स इंट्रैक्शन होता है। ठीक है, लर्निंग इंकरेज पीयर इंट्रैक्शन, help build empathy and support social integration by allowing student of varying ability to learn together। यहाँ पे साथ में पढ़ेंगे। कोऑपरेटिव लर्निंग क्या कहते हैं? पीयर इंट्रैक्शन, यानी कि आपके जो क्लासमेट है उनका इंटरेक्ट करेंगे, साथ में सीखेंगे, साथ में पढ़ेंगे, ऐसा बोलता है कोऑपरेटिव लर्निंग। एक्सेसिबिलिटी ऑफ बिल्डिंग क्या रहता है? इंश्योर दैट फिजिकल बैरियर्स डू नॉट प्रिवेंट स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी फ्रॉम accessing education space, making participation possible for all. These elements together foster welcoming and supporting learning environment everyone। यानी कि किसी तरीके का भी स्टूडेंट जो भी पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, उसमें कोई भी तरीके का कोई भी बाधाएं ना आए। जैसे एसिबिलिटी ऑफ बिल्डिंग का जो भी फिजिकली कुछ भी रहता है, जैसे कि रूम क्लास क्लासरूम में जैसे आपके हो गए डस्टर हो गए, कोई भी खेल कूद का सामान हो गया, बॉल हो गए, तो उसमें अगर बच्चा कुछ सीख रहा है, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर हो गया, उससे बच्चा कुछ सीख रहा है, तो कुछ भी तरीके का भी कुछ भी बच्चे को सीखने में ऐसा ना हो कि वो चीज़ ख़राब हो जाए, बच्चे को सीख ना पाए, उनके ऊपर कोई भी तरीके का बाधाएं ना आए उनके सीखने पे। ठीक है, इसके क्या होता है? लर्निंग इन्वायरमेंट हर किसी के लिए बना रहे। ठीक है, सपोर्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट रहे। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ 18। ये फिर उसी तरह क्वेश्चन आ गया है, असर्शन और रीज़न। ठीक है, असर्शन ए, चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 to 6 years should not be pressurized to write properly and within the length. Reason, children gain of control of fine motor skill from 5 to 6 year onward। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल। ए स्टेटमेंट सही है और आर जो इस रीज़न दिया है वो गलत है। बी, ए एंड आर फॉल्स, दोनों गलत, दोनों स्टेटमेंट गलत है। सी, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए और आर स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट सही है और ए का जो एक्सप्लेनेशन दिया है आर, वो भी सही है। ऑप्शन डी, ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए और आर दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन आर का जो एक्सप्लेनेशन दिया है आर, वो सही नहीं है। ठीक है, इसमें आप देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि 5 और 6 साल के जो बच्चे रहते हैं उनको प्रेशराइज नहीं करते हैं कि आप प्रॉपरली लिखें और एक ही लाइन में लिखें। ठीक है, उन्हें हम प्रेशराइज नहीं करते हैं। चिल्ड्रन गेन कंट्रोल ऑफ फाइन मोटर स्किल फ्रॉम 5 to 6 ईयर। फाइन मोटर स्किल हम लोग ने अभी पढ़ा था। फाइन मोटर स्किल क्या होता है? ग्रॉस टू फाइन जाते हैं, यानी कि पहले बड़ी चीज़ पे कंट्रोल करते हैं, उसके बाद छोटी चीज़ें पे कंट्रोल करते हैं। फाइन यानी कि फिंगर्स हो गए, हैंड हो गया, बाद में इन सब में कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो चिल्ड्रन गेन ऑफ कंट्रोल ऑफ फाइन मोटर स्किल फ्रॉम 5 to 6 ईयर ऑनवर्ड, यानी कि 5 और 6 साल के बाद बच्चे अपने फिंगर्स के ऊपर, अपने हैंड के ऊपर कंट्रोल कर पाते हैं, तब वो प्रॉपरली लिख पाते हैं। ठीक है, दोनों एक्सप्लेनेशन, दोनों यानी कि स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट आर दोनों सही है, और ए का जो रीज़न दिया है आर, वो भी सही है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो? ऑप्शन सी सही हो। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है,
इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं. A is true because their fine motor skill are still developing. Fine motor control improves significantly from this age onward, making writing easily. Since writing ability depend on motor skill. तो राइटिंग एबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड है? मोटर स्किल. और मोटर स्किल बच्चे कंट्रोल कब करना सीखता है? 5 और 6 साल के बाद. तब वो प्रॉपरली लिख पाता है, लाइन में लिख पाता है. मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 19. Children often come up with their own explanations of events around them. On being proved as to why does it rain, Sia say God was tired of carrying the bucket of water on his shoulder. Such explanation. Option A. Option A, depict that children have an egocentric view and cannot consider other viewpoint. B, illustration that children are not capable of any reasoning. C, proof that children thinking is much lesser than adult quantitatively. D, indicate that children have naive understanding rooted in their culture contents with which they try to understand event. पहला ऑप्शन गलत है. ईगो सेंट्रिक की बात कहा गया है. चिल्ड्रन कहा गया कि ईगो सेंट्रिक रहते हैं और अपने दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझते हैं. ये गलत है. बी, इलिस्ट्रेशन दैट चिल्ड्रन आर नॉट कैपेबल ऑफ एनी रीजनिंग. ये भी गलत है. चिल्ड्रन समझने के कैपेबल हैं, ठीक है, ये गलत है. प्रूव दैट चिल्ड्रन थिंकिंग इज मच लेसर देन एडर क्वान्टिटिवली. नहीं, ऐसा नहीं है. कभी कभी ऐसा होता है कि बड़ों से ज़्यादा बच्चे अच्छा सोचते हैं, अच्छे बेटर समझते हैं, ठीक है, तो ये भी गलत है. इसका सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन डी. इंडिकेट दैट चिल्ड्रन हैव नैविक अंडरस्टैंडिंग रूटेड इन देयर कल्चर कंटेंट विथ विच दे ट्राई टू अंडरस्टैंड इवेंट. जैसा एक बच्चा है जो माहौल में, जैसा भी माहौल उसके आसपास हो रहे हैं, तो उस माहौल में वो समझने की कोशिश करता है कि कैसा, अपना दिमाग लगाने की कोशिश करता है. अच्छा, ऐसा हो रहा है, अच्छा ये इसका इस वजह से ये काम हो रहा होगा. इस क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है कि चिल्ड्रन ऑफन कम अप विद देयर ओन एक्सप्लेनेशन ऑफ इवेंट. जो भी इवेंट हो रहा है बच्चा अपना अपना दिमाग लगाता है, उसको वो अपने तरीके से सोचने की कोशिश करता है कि अच्छा ये काम इस वजह से हो रहा है, अच्छा ये काम ऐसे होता है, ठीक है, जो भी उसके आसपास माहौल है. ऑन बीइंग प्रूफ एज दी टू वाई डज इट रेंट. इसमें क्या कह रहा है कि गॉड वॉज ट्राई ऑफ कैरिंग द बकेट ऑफ वाटर ऑन हिज शोल्डर. सच एक्सप्लेनेशन. ठीक है, भगवान चाह रहा है, भगवान कोशिश कर रहे हैं, भगवान कोशिश कर रहे हैं कि पानी जो है बकेट में भर सके. ऑन हिज शोल्डर्स, तो उसके आसपास जो भी माहौल था उसमें जो भी उसकी क्षमता थी, जो भी जितनी भी उसकी कैपेबिलिटी थी समझने की, तो उस हिसाब से उसने ये समझा है. ठीक है, तो मूविंग ऑन दी नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 20. इन डेवलपमेंट टर्म्स, a time frame where an individual hold and amplifies sensitive to particular incentive for developing particular skill to function in an efficient manner is referred to. इसे हम लोग क्रिटिकल पीरियड कहेंगे. इसमें बस कुछ समझने को ज़्यादा को है नहीं है, बस याद करने को है. क्रिटिकल पीरियड कहेंगे. इन डेवलपमेंट टर्म, a time frame where an individual hold and amplifies sensitive to particular incentive for developing particular skill to function in an efficient manner is referred to a critical period of development. critical period को हम लोग sensitive period भी कहते हैं. ठीक है, तो यहीं पे हम लोग ने 11 से 20 क्वेश्चन अपना फिनिश किया है, समझने की कोशिश की है. अब इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आपको हम लेकर आएंगे, जल्दी समझने की कोशिश करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट. थैंक यू फॉर वॉचिंग.